गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 17 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और फिर अपनी वर्कशीट को करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम वर्कशीट को समझ लेते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, इसके बारे में बेटा आप अपनी लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया का हम अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बेटा बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं और उस परिस्थिति में हम इसी अभिक्रिया का प्रयोग करके अपने उस नुकसान से अपने को बचा सकते हैं। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? अम्लता का मतलब होता है पेट में दर्द होना। जब हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है। आप सब बच्चे जो है, कई बार आपने ये देखा होगा कि ज़्यादा खाना खाने से हमारे पेट में दर्द होने लगती है और उस समय हम अम्लता का मतलब होता है एसिड, जिसे हम कहते हैं गैस होना। तो पेट में गैस होने की जो प्रॉब्लम होती है उसको अम्लता कहते हैं। तो ये कई बार हमें प्रॉब्लम होती है। क्या आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है, यानी जब पेट में दर्द होता है तो बहुत कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित होने से होता है। ऐसा क्यों होता है, पेट में दर्द क्यों होती है? क्योंकि उस समय हमारे पेट में अम्ल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है। ज़रा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। ये एक और घटना है बेटा। लाल चींटी जब कभी काट लेती है तो हमें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। ऐसा या तो किसी अम्ल के कारण या किसी क्षार के कारण होता है। तो ये दो घटनाएं आपको यहाँ पर दी गई हैं। पहली घटना ये है कि ज़्यादा खाना खाने से पेट में दर्द होना, दूसरी घटना है कि चींटी के काटने से जलन महसूस होना। तो ये दो घटनाओं के बारे में आपको बताया है। आगे कुछ और घटनाएं भी हैं बेटा जिनके बारे में बताया गया है और उन घटनाओं में आप ये देखेंगे कि इन घटनाओं से होने वाले नुकसान से हम अपने को कैसे बचा सकते हैं, यानी उस चीज़ का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। वहाँ पर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है यहाँ पर अपाचन यानी कि जब हमें खाना ठीक से नहीं पचता है या हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उस समय हमारे अमाशय जो है, यानी कि हमारा पेट, हमारे शरीर का भाग है अमाशय। तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो होता है और इसकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि हमारे खाने को पचाने में ये मदद करता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तब हमें पेट में दर्द होने लगता है। और ये किस समय होता है? जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उस समय हमारे पेट में ये अम्ल जो होता है वो ज़्यादा बनने लगता है। परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे अमाशय में अपाचन हो जाता है। अपाचन यानी खाना हमें नहीं पचता है और हमारे पेट में दर्द होने लगती है। तो उस समय इसका मतलब ये है पेट में हमारे अम्ल की मात्रा इस समय ज़्यादा हो गई है। तो अम्ल की मात्रा को ख़त्म करने के लिए, यानी उस समय हमें इलाज के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर नीचे उपचार भी मैं आपको साथ साथ इन प्रॉब्लम्स के बता रही हूँ, इन समस्याओं के क्या उपचार कर सकते हैं। ये नीचे आपको दिए गए हैं कि अगर अपाचन का उपचार क्या है। अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं, यानी जो दवाइयाँ हम लेते हैं उन दवाइयों को हम कहते हैं प्रति अम्ल। ठीक है, प्रति अम्ल जो होता है वो क्या होते हैं? प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। नाम तो उसका प्रति अम्ल है। क्यों प्रति अम्ल है? क्योंकि वो अम्ल के प्रभाव को ख़त्म करेगा, और लेकिन उसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। तो वो एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए उसका उदाहरण क्या है? मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो आप गैस के लिए वो जो दवाई हम लोग लेते हैं, पिंक कलर की दवा होती है, तो उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और ये जो है प्रति अम्ल का एक
उदाहरण है। तो प्रति अम्ल की परिभाषा क्या है? प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है और इसका उदाहरण क्या यहाँ पर दिया हुआ है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रति अम्ल का उदाहरण है। तो इसका मतलब है अपाचन के उपचार में हम प्रति अम्ल दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब आगे है अगली जो प्रॉब्लम सेकंड वाली हमें बताई गई है, वो बताई गई है चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी चींटी जब डंक मारती है तो उस समय उसके चींटी के डंक में से एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। तो जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो हमारी त्वचा में चला जाता है जिससे हमें दर्द हो या जलन होती है। तो इसके उपचार के लिए, इसके इलाज के लिए यहाँ पर देख लेंगे चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम लोग फिर से, क्योंकि अम्ल से हमें नुकसान हो रहा है तो इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्षारीय पदार्थों का प्रयोग करेंगे। और वो कौन से पदार्थ हैं? उनमें से एक पदार्थ का नाम है खाने का सोडा, जो हमारे रसोई में भी हम लोग यूज़ करते हैं, किचन में खाने का वाइट कलर का होता है ये पाउडर, खाने का सोडा। और इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन लवण, कैलेमाइन लोशन होता है एक, ये भी बाज़ार में मिलता है बेटा। और इसके अंदर जिंक कार्बोनेट नाम का पदार्थ होता है। इन दोनों में से किसी भी चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों की प्रकृति क्या होती है? खाने का सोडा और कैलेमाइन लवण दोनों की प्रकृति क्षारीय होती है। तभी जो है ये इनका इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं क्योंकि फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हमें क्षारीय प्रकृति के पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये दोनों जो पदार्थ होते हैं ये फॉर्मिक अम्ल को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, उसके प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। और ये दोनों जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या है? क्षार है। ये दोनों मृदु क्षार होते हैं। मृदु यानी कि कमज़ोर, दुर्बल क्षार होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट तीसरी जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दी गई है वो है हमारी मृदा की स्थिति, यानी मिट्टी जो है जिसमें हम पौधे लगाते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा जो होती है वो हमारी अम्लीय हो जाती है। अगर रासायनिक उर्वरकों का, आपको पता है उर्वरक और खाद का इस्तेमाल हम अपने पौधों के लिए करते हैं, फसलों में करते हैं, तो उर्वरकों का लेकिन ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो मिट्टी हमारी कैसी हो जाएगी? अम्लीय। और अम्लीय प्रकृति की मिट्टी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो मिट्टी जो है उसमें हमारे पौधे अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। यानी मिट्टी जो होती है वो ना तो अधिक अम्लीय होनी चाहिए ना अधिक क्षारीय होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर मिट्टी अम्लीय ज़्यादा होगी तो उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्षारीय प्रकृति के पदार्थ का प्रयोग करेंगे। और अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो हम उसके अंदर ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्षारीय प्रभाव को ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि मृदा का उपचार, ऐसी मिट्टी का उपचार हम कैसे कर सकते हैं। यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसमें हम बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, तो दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उसमें हम जैव पदार्थ मिलाते हैं और ये जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल छोड़ते हैं, अम्ल मिला देते हैं मिट्टी के अंदर। और इससे जो है मिट्टी में जो क्षारीय प्रभाव है उसका वो ख़त्म हो जाता है और क्षारीय प्रकृति को वो क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। इसके बाद है हमारी चौथी जो समस्या है जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं वो है कारखानों के अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट। कारखानों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसमें अम्लीय पदार्थ ज़्यादा होते हैं। और यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में, यानी अगर ये वेस्ट जो होता है ऐसा अम्लीय पदार्थों वाला जो वेस्ट है सीधा ही पानी में मिल जाएगा तो इससे क्या होगा? पानी में रहने वाले जो जीव हैं यानी मछली और दूसरे जो जलीय जीव हैं वो अम्ल के प्रभाव के कारण नष्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा होने से रोकना है। तो हमने जो है उन अपशिष्ट पदार्थों के अम्लीय प्रभाव को रोकने के लिए हमें क्षारीय पदार्थ जो हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कारखानों के अपशिष्ट, यहाँ पर आपको उपचार बताया हुआ है, इसका क्या उपचार कर सकते हैं? कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले यानी पानी में मिलने से पहले हमें क्षारीय पदार्थ मिलाने चाहिए और क्षारीय पदार्थ मिला के उनको उदासीन कर देना चाहिए और फिर उसके बाद हम उनको पानी में मिलने दे सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि प्रश्न उत्तर क्या है हमारे। अपाचन से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है हमारा,
अपाचन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपाचन की परिभाषा आपको दी गई है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, अपाचन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रति अम्ल क्या होता है। तो प्रति अम्ल के बारे में ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रति अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पर प्रति अम्ल के लिए आप लोग यहाँ से लिखेंगे, प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है, उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, डैश तथा डैश का यहाँ पर का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से 2 पदार्थों का उपयोग हम कर सकते हैं चींटी के डंक के उपचार के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 पदार्थों के नाम दिए गए हैं। पहले वाले खाली स्थान में आप लोग लिखेंगे, 2 ब्लैंक्स हैं इस क्वेश्चन में, पहले वाले में लिखेंगे खाने का सोडा और दूसरे वाले खाली स्थान में आप लिखेंगे कैलेमाइन विलियन। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन में 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग ये जो वर्ड्स हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप क्षारीय मृदा को किस प्रकार उपचारित कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्षारीय मृदा को उपचारित करने के लिए यहाँ पर है ये आपका, यहाँ से आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, यदि मृदा क्षारीय हो यहाँ से लेकर, तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट।